आपके लिए कक्षा 12 की जो आपकी अंतिम पोएम है, 6th पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि एड्रेनी रिच द्वारा लिखी हुई है। इसका सेंट्रल आइडिया आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पोएम में जो है आंट जेनिफर जो होती हैं वो टाइगर के विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस चैप्टर में कही गई है, बल्कि यहाँ पर क्या है, राइटर ने आंट जेनिफर की तुलना जो है वो टाइगर्स से की है कि टाइगर्स किस प्रकार से हैं और चाची किस प्रकार की हैं। तो आइए देखते हैं। द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर इज़ कंपोज्ड बाई एड्रेनी रिच। कविता आंट जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के बाघ, यह एड्रेनी रिच इनके द्वारा रचित है। इन दिस पोइम, इस कविता में, सी टेल्स अस, वह हमें बताती हैं अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिज लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन के अनुभवों के विषय में हमें वो इस कविता में बताती हैं। जो ये कविता आपकी है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसमें क्या है, जो लेखिका है जो एड्रेनी रिच है वो ये बताती हैं कि शादी के अनुभव किस प्रकार के होते हैं। सी टेल्स दैट, वह यह बताती हैं कि वुमेन रिमेंड स्लेव्स ऑफ मेल्स, कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों की एक तरह से दास होती हैं, गुलाम होती हैं। बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि जो वैवाहिक या विवाह का ये जो संस्था है या विवाह नाम की जो प्रथा है उसके कारण जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की गुलाम रहती हैं, दास रहती हैं। दे हैव रिमेंड ऑब्जेक्ट्स इन द हैंड्स ऑफ मेल्स थ्रू ऑल हर एज, वे अपने संपूर्ण उम्र भर या पूरी उम्र भर महिलाओं के हाथों के एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि एक वस्तु के रूप में कार्य करते हैं, विकल्प के रूप में कार्य करती हैं। द पोइम, कविता में, मैक्स दिस पॉइंट बाई रिप्रेजेंटिंग, कविता में यह तथ्य जो है वो यह प्रस्तुत करके दिखाया गया है द वाइल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाई आंट जेनिफर्स, कि इस कविता में जो जंगली और आनंददायक जो शक्तिशाली बाघ हैं वो चाची जेनिफर द्वारा जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, अर्थात जो कहने का मतलब ये है कि उस पर कढ़ाई की गई है उससे, एंड कंट्रास्टिंग देम विद आंट्स हरसेल्फ, और स्वयं चाची के साथ में उसकी तुलना करके ये दिखाया गया है कि जो चाची हैं वो किस प्रकार की हैं और जो बाघ हैं वो किस प्रकार के हैं। देखिए ये संपूर्ण कविता जो है आपकी 3 भागों में डिवाइड थी कि उसमें क्या होता है कि पहले जो चाची होती हैं वो जब उनकी शादी होती है, इसमें होता क्या है कि 3 स्टेज में पूरी कविता होती है। तो प्रथम स्टेज में जो चाची जेनिफर होती हैं वो अपने पर्दे पर कढ़ाई कर रही होती हैं, स्क्रीन पर, स्क्रीन यहाँ पे दर्शाया गया उसमें कढ़ाई करती हैं और बाघों को उसमें काटती हैं, यानी बाघों को बनाती हैं। तो यहाँ पर कवि जो होता है उनकी तुलना करते हैं कि जो बाघ होते हैं वो स्वच्छंद गति से यानी स्वेच्छा से उस पर्दे पर चलते फिर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कल्पना की है। उसके बाद में क्या होता है, दूसरा स्टेज ये होता है कि जब चाची पर शादी के बंधनों के बोझ के कारण जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि उनकी जो हाथी दांत की बनी हुई जो कुर्सियाँ होती है, यानी जो सुई होती है, वो भी ऊन से इधर उधर पार कर पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में लेकिन वहाँ पर जो बाघ होते हैं उनको उस दशा से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई वो नहीं होती है कि चाची की स्थिति क्या है। बाघ जो होते हैं अब भी उसी दशा में बराबर अपने टहलते हैं, घूमते हैं, मतलब उनका वही सिचुएशन रहती है। उसके बाद में एट लास्ट में जब तृतीय स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है, जिस टाइम पे चाची जो होती है वो उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके जो उंगली में पड़ी हुई अंगूठी हैं जो शादी की मंगनी की यानी कि एक तरह से निशानी थी या उस जिम्मेदारियों के बोझ की निशानी थी जो उन्होंने शादी होने पर उठाई थी, तो उन सब से थक करके वो मर जाती हैं। तो उनके हाथ जो होते हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन बाघों को इस स्थिति पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और चाची जो होती हैं जो गुजर जाती हैं, लेकिन बाघ जो होते हैं वो उसी निर्भीक भाव से, उसी चंचलता के साथ उस पर्दे में कवि की कल्पना के अनुसार चलते फिरते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं। तो यही इस कविता में आपका दिखाया गया कि चाची जी की तुलना जो है वो बाघों से किस प्रकार की गई है, कि महिलाएं जो होती हैं वो जिम्मेदारियों के कारण एक मनुष्य के हाथों की या पुरुषों के हाथों की दास होती हैं। वही इस चीज़ में दिखाने का केंद्रीय भाव कविता का यही दिखाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।